नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम गजल, जो साये में धूप नामक गजल संग्रह से उद्धृत है, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। इसकी संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन करते हैं। तो व्याख्या का अध्ययन करने से पूर्व इस कविता का सारांश जान लेते हैं कि गजल क्या है और गजल में किन किन का वर्णन हुआ है। तो साये में धूप गजल संग्रह से यह गजल ली गई है। गजल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता है, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर केवल गजल कह दिया गया है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार या आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर मिलाकर एक रचना की शक्ल दे देती हैं। एक है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, कि जैसे निर्माण किया गया है तो किस प्रकार से तुकबंदी है, और दूसरा है अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, अर्थात उसकी परिकल्पना। इस गजल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में तुक का निर्वाह होता है। पहले शेर की दोनों पंक्ति मिलती है, उसके बाद दूसरी पंक्ति का तुकबंदी होती है। इस गजल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने के लिए, अर्थात समाप्त करने के लिए, और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। कवि राजनीति के झूठे वादों पर व्यंग करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वादा करते हैं, कि राजनीतिज्ञ जो है नेता, वो अपनी सत्ता में आने के लिए जनता से झूठे वादे करते हैं कि सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए, किंतु जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो प्रत्येक घर में सुख सुविधा क्या, वो संपूर्ण शहर में ही सुख सुविधाओं का अभाव हो जाता है। तो यही बताया है कि घर में चिराग उपलब्ध कराने का वादा करते हैं, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है, अर्थात वो एक एक घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करते हैं, जबकि संपूर्ण शहर में वो सुख सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। कवि को पेड़ों के साये में धूप लगती है, अर्थात जो उनके आश्रयदाता है, जो शासन में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनसे सुख मिलने की अपेक्षा कष्ट ही मिल रहे हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना उचित समझता है। वह उन लोगों की जिंदगी के सफर को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही उसे ईश्वर नहीं मिले, लेकिन उसे अपने सपने के पीछे ही दौड़ना चाहिए, सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते, अर्थात वो सत्ताधारियों का मन, शासकों का मन नहीं बदल सकता, किंतु कवि आवाज के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। शासक की सत्ता को बदल सकता है, तो जो कवि या शायर है वो अपनी काव्य रचना के माध्यम से जनता में आह्वान कर सकता है, उनमें परिवर्तन ला सकता है। इसलिए शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है और मानवीय सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। तो यहाँ दो शेर दिए गए हैं, चलिए अध्ययन करते हैं। कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। तो चिरागा दीपक होता है, दीपक जो प्रतीक है वो रोशनी का है, रोशनी से तात्पर्य है सुख सुविधाएं। तो ये कवि ने उन राजनेताओं पर व्यंग किया है कि जो सत्ता में आने से पूर्व बड़े बड़े वायदे करते हैं, कि प्रत्येक घर को चिराग से रोशन करने का वादा करते हैं, अर्थात उनको सुख सुविधाओं पूर्ण करने की, सभी सुख सुविधाएं देने का वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं, कहा गया ना, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, उपलब्ध मयस्सर उपलब्ध
लेकिन सत्ता में आने के बाद पूरे शहर में एक भी चिराग या दीपक उपलब्ध नहीं है। कहने से तात्पर्य है कि पहले तो वो वादा कर रहे थे कि प्रत्येक घर को दीपक की रोशनी से प्रज्वलित करेंगे, अर्थात सभी घरों में सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन सत्ता में आने के पश्चात एक भी घर में सुख सुविधा नहीं पहुंच पाई है, अर्थात सभी जगह सुख सुविधाओं का अभाव रहा है। तो अगले में बताया कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चल कहीं उम्र भर के लिए। तो यहाँ बताया है कि दरख्तों के साये में धूप लगने से तात्पर्य है कि दरख्त जो बताया है वो सत्ताधारी लोगों के लिए बताया है, शासन व्यवस्था के लिए बताया कि वर्तमान शासन व्यवस्था पर और सत्ताधारी लोगों पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है कि उनके आश्रय में, जो हमारे आश्रयदाता है उनके आश्रय में हमें सुख सुविधा मिलने की अपेक्षा कष्ट ही प्राप्त हो रहे हैं। तो दरख्त जो है वो आश्रयदाता का संकेत कर रहे हैं और धूप जो है वो पीड़ा का, दुख का संकेत करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि चलो इन आश्रयदाताओं के आश्रय को छोड़कर कहीं उम्र भर के लिए, जीवन भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ भावार्थ दिया हुआ है, व्याख्या कि कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर एक घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, हर एक घर को रोशन करेंगे चिराग से। आज स्थिति यह है कि वो सत्ता में आने से पूर्व तो वायदा कर रहे थे, लेकिन सत्ता में आने के पश्चात स्थिति यह हो गई है कि शहर में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक घर तो क्या, पूरे शहर में ही सुविधा उपलब्ध नहीं है। नेताओं की जो घोषणा होती है वो कागजी घोषणा होती है, केवल वो बोलते हैं, करते नहीं है, अर्थात कथनी और करनी में अंतर होता है उनके। दूसरे शेर में स्पष्ट किया है कि कवि ने शासन व्यवस्था को दरख्त की संज्ञा दी है, जो आश्रयदाता है शासन व्यवस्था है उसके लिए। और इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये सरकारी शासन व्यवस्थाएं आम लोगों को सुख सुविधा देने के स्थान पर उनका शोषण करती है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा होती है। तो इसका शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत है कि कवि ने आजाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन व शासन व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग भाव में गहनता आई है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। चिराग व दरख्त आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। अंतिम पंक्ति में निराशा व पलायनवादी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का निर्वाह है, लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। साय में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है, और माधुर्य गुण है, रीति वैदर्भी है। अगला देखते हैं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजर तो है नजर के लिए। कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, कि अगर यहाँ गरीबी को चित्रित किया गया है कि अगर पहनने के लिए कमीज भी न हो तो पाँव से पेट ढक लेंगे। लेकिन ये लोग कितने मुनासिब हैं, उचित हैं इस सफ़र के लिए। लेकिन ये देखा जाएगा कि ये सत्ताधारी लोग हैं, ये अपने राष्ट्र के लिए कितने मुनासिब हैं, कितने उचित हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कि उसे खुदा प्राप्त न हो, ईश्वर प्राप्ति न हो तो न सही, लेकिन मनुष्य को कोई ना कोई एक हसीन नज़ारा अर्थात कोई ना कोई एक सुंदर सपना जरूर रखना चाहिए, ये व्यक्त किया है। यहाँ देखते हैं व्याख्या में कि कवि आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन को जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी न हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। तो उनमें विरोध का भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे लोगों को ही शासकों के लिए उपयुक्त माना गया है।
किंतु अपनी कविता के माध्यम से या शेर के माध्यम से शायर यहाँ उनमें जागृति पैदा कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सत्ताधारी लोगों को और अधिक मजबूत बना देते हैं, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता रहता है। वो अपनी मनमानी करते रहते हैं जब इनमें विरोध का भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो कवि यहाँ उनमें विरोध का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं, अपनी काव्य से, काव्य रचना से, या कह सकते हैं शेर से, वो क्रांति की चिंगारी उत्पन्न करना चाहते हैं। दूसरे शेर में कवि कहता है कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह उनका जीवन कट जाता है। तो इसमें शिल्प सौंदर्य है। कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुदा को कल्पना में माना है। पाँव से पेट ढकना एक नई कल्पना है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। सफर जीवन यात्रा का पर्याय है और यहाँ संगीतात्मकता है। सॉरी। अगला देखते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कवि ये कहते हैं कि वे अपनी जगह स्थिर हैं, एक जगह स्थायी है कि पत्थर पिघल नहीं सकता है। कहने से तात्पर्य है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, शासन में बैठे हुए लोग हैं, आश्रयदाता हैं, उनका मन परिवर्तित नहीं होता, लेकिन मैं भी अपने आवाज़ में असर लाने के लिए बेकरार हूँ। कहने से तात्पर्य है कि मैं भी अपने काव्य रचना या शेर के माध्यम से उनमें क्रांति उत्पन्न करना चाहता हूँ। फिर इसमें बताया है कि तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो निजाम शासक के लिए कहा गया है, जुबान जिव्या एहतियात सावधानी इस बहर के लिए अर्थात छंद के लिए, कि जिस प्रकार से छंद का निर्माण करने के लिए बंधन की आवश्यकता होती है, यति गति मात्रा विराम बंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से शासक बने रहने के लिए शायर की जुबान सील देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो शायर जो होता है शासक का विरोधी होता है। ये लोगों में अपनी शायरी या रचना के माध्यम से, काव्य कविता के माध्यम से लोगों में क्रांति की लहर जगाता है। इसलिए शासक अपने शासन व्यवस्था में जगह स्थापित करने के लिए ये चाहता है कि इस शायर की, इस कवि की जुबान हमेशा के लिए ही बंद रहे, कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ ये बताया है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अर्थात व्यक्ति अगर जिए तो मानवीय जो सद्गुण है उन्हीं को अपना के जिए, अर्थात मानवता या इंसानियत के नाते ही जिए, और मरे तो भी दूसरों के लिए ही मरे, अर्थात दूसरों के लिए अपने मानवता के धर्म को निभाते हुए ही मरे, अपने शरीर का त्याग करे। तो इनको विस्तृत पढ़ लेते हैं कि व्याख्या। पहले शेर में कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात करता है। आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त रहते हैं, तो उनके जो दिल होते हैं वो पत्थर के होते हैं, अर्थात कठोर होते हैं, उनमें किसी प्रकार के कोई भाव संवेदना नहीं होती है। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि इन आम आदमियों के स्वर में असर या क्रांति की चिंगारी हो, तो इनकी आवाज़ बुलंद हो तथा आम व्यक्ति संगठित होकर इनका विरोध करे, इनके विरुद्ध क्रांति का आह्वान करे, तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। दूसरे शेर में बताया है कि कवि शायरों और शासकों के संबंध में बताते हैं। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को क्रांति का खतरा हो जाता है। तो ये पूर्व में बता चुका हूँ कि जो शासक होता है वो शायर की जबान सीलना चाहता है, अर्थात इसके काव्य रचना को प्रतिबंधित करना चाहता है,
क्योंकि शायर जो होता है वो सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता रहता है। इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगा रहता है, उसको अपनी कुर्सी का जाने का भय रहता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी होती है, उसमें यति गति तुक विराम मात्रा और वर्ण के बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ भी उनके काव्य बंधन को दबाना आवश्यक है, क्योंकि जो काव्य है वो लोगों को जागरूक करता है और सत्ताधारियों के खिलाफ विरोध की क्रांति भड़काने का आह्वान करता है। फिर तीसरे शेर में शायर कहता है कि जब तक हम अपने बगीचे में जिए गुलमोहर के नीचे जिए, और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य जब तक जिए वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए, एक इंसानियत के नाते या मानवीय धर्म को, मनुष्यता के धर्म को निभाते हुए ही जिए, और दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की या मानवता के धर्म की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। अर्थात दूसरों के लिए, परहित के लिए भी मानवता के धर्म को निभाते हुए, उसकी पालना करते हुए ही वो अपने आप का त्याग करे। इसका शिल्प सौंदर्य है, कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षक भी है। पत्थर पिघल नहीं सकता से स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत का पता लगता है कि किस प्रकार से वो तानाशाही कर रहे हैं। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है और गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ व्यक्त हुआ है, मानवीय धर्म का, मनुष्यता का। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी है। मैं और तू की शैली यहाँ प्रभावी है। तो इस प्रकार से ये गजल की समस्त व्याख्या पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।